हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर। तो आज की जो वीडियो बहुत ही झकास होने वाली है। आज की वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में सेट नंबर 6 का पार्ट 2 लाया हूँ। वीडियो पार्ट 2 है, ठीक ना। तो इसमें आप लोग बहुत से लड़के कमेंट किए थे, सर आप जल्दी बनाइए वीडियो पार्ट 6 का जो पार्ट 2 है, ठीक ना। सेट 6 का जो पार्ट 2 है, तो इसमें क्वेश्चन बचा था 5वां और देखिए 6ठा और 7वां बचा था, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग को मैं कराने वाला हूँ आज। तो आज की वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है और आज आप लोग बने रहिएगा मेरे इस चैनल पर, ठीक ना। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक ना। और सभी वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जा कर के सभी सेट को आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको मैं दे दिया हूँ, प्लेलिस्ट बनाकर उस वहाँ पर आपको वीडियो पूरी रखी हुई है, ठीक ना। सेट 1 2 3 4 5 6 पूरा सेट है प्लेलिस्ट में, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, ठीक ना। और अगर आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ खरीद सकते हैं उस नंबर पर। ऊपर जो नंबर आपको दिख रहा है, ऊपर जो आपको नंबर दिख रहा है ना, उस नंबर पर आप पीडीएफ खरीद सकते हैं। JKS लिखकर व्हाट्सएप कमेंट करना, आपको व्हाट्सएप पर क्या करना है, SMS करना है JKS लिख करके, तो मैं आपको पीडीएफ मतलब भेज दूंगा, ठीक ना। यानी कि पीडीएफ का प्राइस क्या है, 3 पीडीएफ को आपको 10 रुपया देना है, 4 पीडीएफ का 15 रुपया, 5 पीडीएफ का 20 रुपया और 6 पीडीएफ का 25 रुपया लग रहा है, ठीक ना। बस इससे ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है आपको पढ़ने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 का जो क वाला है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का जो क ख ग घ 4 क्वेश्चन है, 4 अंक के हैं, ठीक ना। 4 अंक के हैं, 4 चौको 16 अंक आपके तैयार। तो यहाँ पर देखिए, मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, ठीक ना। पहला है कि मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका सूत्र C2H6O2 को 500 ग्राम जल में विलय किया गया, यानी कि घोला गया है। विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक का मान 1.86 केजी मोल इनवर्स दिया गया, ठीक ना। यहाँ पर इतना ये मान दिया गया है KF का। तो यहाँ पर देखिए मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, किसी पदार्थ के मोल को 1000 ग्राम यानी कि 1 लीटर में, ठीक ना, 1 लीटर विलियन में, या कह सकते हैं 1000 ग्राम विलियन में घोलने पर हिमांक में जो कमी आती है उसे क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अब देखिए, अवनमन का मतलब ही कमी होता है। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी होता है। अगर उन्नयन रहता है यहाँ पर, और मोलल उन्नयन स्थिरांक रहता है, उन्नयन यहाँ पर रहता है, तो उसका मतलब बढ़ जाता है, ठीक ना। जैसे उसका परिभाषा क्या होता है, किसी पदार्थ के 1 मोल को 1000 या 1 लीटर विलियन में घोलने पर, अब हिमांक की जगह क्वथनांक हो जाता है, तो क्वथनांक में जो बढ़ोतरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से उसकी परिभाषा बनती। तो यहाँ पर देखिए, इसका सूत्र है KF, इसको मोलल अवनमन स्थिरांक को KF से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो आ रहा है आपका ये वाला जो KF का सूत्र है, KF बराबर होता है डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल M इंटू कैपिटल W, अपान में क्या है, स्मॉल W अपान गुणे 1000, ठीक ना। 1000 क्या है, उसमें मतलब चेंज किया गया, ml को लीटर में चेंज किया, मिलीलीटर में चेंज किया है, मिलीलीटर में चेंज किया गया है लीटर को, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा उसको हम देख लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन है कि 31 ग्राम एथिलीन है, एथिलीन ग्लाइकॉल है, जिसका सूत्र यहाँ पर दिया गया। इसका अणुभार M का मान हो जाएगा, और जो 500 ग्राम दिया गया कैपिटल W का मान है। 31 ग्राम जो दिया गया, जो छोटा ग्राम में रहेगा वो ग्राम का मान रहेगा W, स्मॉल W का मान रहेगा, जो छोटा मान रहेगा स्मॉल W का, और जो 500 ग्राम ये ज़्यादा है तो ये कैपिटल W का। इसका अणुभार निकालेंगे तो M का मान निकल जाएगा, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर KF की वैल्यू दिया है, मोलल अवनमन स्थिरांक, यानी KF बराबर यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हम देखिए पूरा वैल्यू यहाँ पर लिख लिए हैं। डेल्टा TF इक्वल टू निकालना, यानी कि विलयन का हिमांक आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कि डेल्टा TF निकालना है, KF की वैल्यू इतना दिया है, कैपिटल W का 500, स्मॉल W का 31 ग्राम, और जो कैपिटल M है उसका मान निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा आपको 62, कितना आएगा, 62 आएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए मान रखना है डेल्टा TF बराबर, तो इसको हम क्या किए, इधर लेकर आए हैं और इसको इधर लेकर आए, ठीक ना। तो अब इसको इधर लेकर आने के लिए इसको गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर ये भाग कर रहा है तो इधर गुणा करेगा, और यहाँ पर ये दोनों गुणा कर रहे हैं तो इधर भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल W गुणे 1000 बट्टे में कैपिटल M गुणे
कैपिटल डब्लू, ठीक ना। फिर यहाँ पर मान रखे हैं कि एफ का मान दिया 1.86 गुणे स्मॉल डब्लू का मान 31, 1000 है। यहाँ पर कैपिटल एम का मान दिया है 62, कैपिटल डब्लू का मान 500 दिया है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, बचा 10 और 5, 5 दूना के 10, ये 2 कट गया, ये 5 दूना के 10, यहाँ पर 2 आ गया। अब देखिए 31 दूना के होता है 62, 31 एक कम 31, 31 दूना के 62, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब 2 से 2 काट दिए, 2 से 2 काट दिए, बचा क्या 1.86। तो 1.86 आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर 1.86 के, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ख वाले पर। तो ये देखिए ख वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता के अंतर को स्पष्ट कीजिए, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण करने पर लगा समय उसके टी हाफ, यानी कि हाफ टी कह सकते हैं या टी हाफ कहिए, का 10 गुना होता है, ठीक ना। इसका 10 गुना होता है, ये सिद्ध करना है। पहले तो आप अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर जान लेते हैं हम लोग, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एक को लिखे अभिक्रिया की कोटि, दूसरे और अभिक्रिया की आणविकता लिखे हैं। यह क्रिया कारक के वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातों के योग के बराबर होती है, ठीक ना। जो समीकरण होता है उसमें जो घात होती है, समीकरण आप देखे होंगे, रिएक्शन करते हैं, समीकरण देखे हैं, उस पर जो घात लगाई जाती है 1 2, ठीक ना, या हाफ लगा देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी के योग के बराबर होती है। क्या होती है, उसके घातों के योग के बराबर होती है। अब देखिए ये वाला इसमें है, यह वेग निर्धारण पद में भाग लेने वाली स्पीसीजों की संख्या के बराबर होती है। स्पीसीज जानते हैं ना, अणु हो गया, परमाणु हो गया, एटम, ये सब होता है स्पीसीज, ठीक ना। ये सब क्या होता है, स्पीसीज होते हैं। तो स्पीसीजों के बराबर होती है, संख्या के बराबर होती है। अब देखिए दूसरी पॉइंट है, यह प्रायोगिक विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। प्रायोगिक विधि मतलब प्रैक्टिकल जो आप लोग लैब में करते हैं उसके द्वारा, यह प्रायोगिक विधियों से क्या होता है, ज्ञात किया जा सकता है। इसमें दूसरा, यह सैद्धांतिक विधि से ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात रासायनिक विधि से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक ना। सैद्धांतिक विधि या फिर कह सकते हैं रासायनिक विधि से ज्ञात किया जा सकता है। इसमें देखिए तीसरी पॉइंट है, यह धनात्मक, भिन्नात्मक या फिर पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक ना। यह धनात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, या फिर पूरा संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं, अरे नेचुरल नंबर नहीं कहते हैं, पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक ना। अब देखिए दूसरा है, यह सदैव पूर्ण संख्या हो सकती है, कभी भी शून्य नहीं होती है। यह कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, हमेशा क्या होगी, पूर्ण होगी, ठीक ना। अब देखिए इसमें चौथी पॉइंट है, यह एक पूर्ण अभिक्रिया से संबंधित है, यह दर पर निर्भर करती है, ठीक ना। यह क्या है, दर पर निर्भर करती है, पूर्ण अभिक्रिया से संबंधित है। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा था उसके लिए वेग स्थिरांक के बराबर फार्मूला यहाँ पर लिखे हैं, टी 2.303 बटे में टी और लाग ए अपान ए माइनस यक्स, ठीक ना। ए क्या है, सांद्रता है, ठीक ना। ये मतलब अभिक्रिया से पहले सांद्रता है और ये बाद की सांद्रता, ए माइनस यक्स इसमें से घटाया जाता है, ठीक। तो ए का मान कितना होता है, हमेशा 100 होता है। ए का मान कितना होता है, 100 होता है, और यक्स का मान जो प्रतिशत में दिया रहता है वही यक्स का मान होता है, ठीक ना, या फिर कह दिया हाफ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए के बराबर 2.303 और टी हाफ के लिए निकाल लें तो टी हाफ हो गया, लाग इसको 100 रखेंगे और इसको 100 रखेंगे तो इसका मान क्या रखेंगे, 50 रखेंगे। यक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, क्योंकि ये हाफ के निकाल रहे हैं ना, तो हाफ का मान कितना रखेंगे, 50% रखेंगे। तो 100 में से 50 जाएगा तो 50 ही बचेगा, तो 50 बच गया। अब ये काट देंगे, इससे काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 हो गया। अब देखिए क्या होगा, इसके बाद इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब देखिए फिर एक बार इसको हल करेंगे दूसरे पर, ठीक ना, यानी कि 99.99% पर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, के बराबर 2.303 बटे में टी 99.9% और लाग 100 बटे 100 माइनस 99। तो यहाँ पर देखिए 100 माइनस 99.9 करेंगे, ए माइनस यक्स को घटाएंगे तो यह आएगा 0.1, ठीक ना। तो 0.1 लिख दें यहाँ पर। जब दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 से गुणा होगा, 10 से ऊपर गुणा होगा, 10 से नीचे गुणा होगा तो ये दशमलव हट जाएगा, 10 से ऊपर गुणा होगा तो ये गुणा आगे आ गया, ठीक ना। अब देखिए आगे आ गया इसमें,
और ऊपर कितना बचा, 2 बचा, स्क्वायर में 2, और बेस 10 है। तो बेस आप लिखे चाहे ना लिखे उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो इधर हम हटा भी सकते हैं, तो हट भी गया होगा। तो यहाँ देखिए अब कंपेयर कर देना, ठीक ना। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 करना है। क्या करना है, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 करना है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो 2.303 बटे में टी हाफ और log 2, यही था समीकरण 1। अब देखिए 2.303 बटे में टी 99.9 गुणे में 10 log 2, ये बेस 10 को हम हटा दिए, ठीक ना। बेस 10 को आप हटा भी सकते हैं, ये हम बताए थे आपको, ठीक। अब देखिए यहाँ पर टी 99, ये देखिए इससे कट जाएगा, ठीक ना। ये 2.303 से 2.303 कट गया, इससे कट गया, log 2 से log 2 कट गया, बचा क्या, ये बचा, ये टी हाफ बचा, और इधर 1 बटे ये बचा, ठीक ना। लेकिन हम इसको इधर भेज दिए हैं, इसको इधर भेज दिए हैं। इसको जब इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे तो बराबर में हो जाएंगे। तो इसको इधर भेज दिए तो टी 99.9 हो गया, अब बराबर लिख दिए, और इसको इधर भेज दिए तो ये 10 से गुणा कर देगा, तो 10 गुणे 10 हाफ मतलब टी हाफ, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, जो 99.9% था किसके बराबर हो गया, 10 गुना हो गया हाफ टी के, ठीक ना। तो ये 10 गुना होता है, ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया आपका, ठीक ना। ये इसके जो 99.9% होता है किसके 10 गुना होता है, हाफ टी के बराबर होता है, यानी कि 10 गुना के बराबर होता है, ठीक ना। तो ये 10 गुना आ गया, और यही सिद्ध करना था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी 50%, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5वां ग, करा स्पष्ट कीजिए क्यों स्कैंडियम यानी कि इसका जो परमाणु क्रमांक है 21 है, ठीक ना। जेड यानी कि परमाणु क्रमांक, ठीक, स्कैंडियम यानी कि जेड यानी कि परमाणु क्रमांक 21 एक संक्रमण तत्व है, परंतु जिंक जिसका परमाणु क्रमांक 30 है वो नहीं है। क्यों नहीं, ये बताना, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लिए हैं बहुत बाकायदे से और बहुत ही अच्छे से लिखे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है तथा जिंक नहीं है, क्योंकि स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम डी कक्षक अपूर्ण होता है तथा या फिर कह सकते हैं अयुग्मित होता है, ठीक ना। इसलिए यह एक संक्रमण तत्व है तथा जिंक का अंतिम डी कक्षक पूर्ण होता है, इसलिए यह संक्रमण तत्व नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो स्कैंडियम होता है जिसका परमाणु क्रमांक 21 है, ये देखिए क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 आएगा। यानी कि इसका जो एक ये वाला जो कोष, ये पूरा कोष क्या है, खाली है, यानी कि क्या है, अयुग्मित कोष है, एक अयुग्मित कोष है और ये सब खाली कोष है, ठीक ना। तो 3d में एक को इलेक्ट्रॉन आया और एक ये क्या है, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलेंगे अयुग्मित, और ये सब खाली है। अब इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि ये संक्रमण तत्व। लेकिन जेडीएन में क्या होता है, जेडीएन में ऐसा नहीं होता है। जेडीएन में देखिए 10 इलेक्ट्रॉन 3D में आ रहा है, 3D में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसमें देखिए 2 2 2 2 2 4 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन पूरा भर जाए, यानी कि 3D कक्षक पूर्ण भरा है, ठीक ना। तो इसमें पूरा भरने की वजह से यह क्या है, संक्रमण तत्व में नहीं आता है, और ये सब संक्रमण तत्व हैं, ठीक ना। तो ये आपको सिद्ध करना था, ये मतलब हो गया। अब इसमें का दूसरा है, ग का दूसरा कह रहा है कि Cr++ यानी कि क्रोमियम ++ अपचायक है, जबकि Mn+3 ऑक्सीकारक है, जबकि दोनों का D4 विन्यास है। जबकि दोनों का देखिए यहाँ पर हम सिंपल से पहले आपको दिखा दिए हैं D4 विन्यास करके। इसका देखिए Cr++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। यहाँ पर क्या होता है, 4s1 होता है, फिर यहाँ पर 3d5 होता है, 3d5 होता है, 4s1 होता है, क्योंकि इसमें अपवाद है, इसमें क्रोमियम में अपवाद है, कापर में भी अपवाद है, ठीक ना। जो कापर है उसमें भी अपवाद है, और जो मतलब क्रोमियम इसमें भी अपवाद है। इसमें पहले 1 भरा जाता है, फिर इसमें 5 भरा, या तो हाफ फील्ड हो पूरा, या तो पूरा भरा हो, या तो हाफ फील्ड हो, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अंत में देखिए 3D मैग्नीज में भी क्या आता है, 3d4 आ रहा है, इसमें भी 3d4 आ रहा है। अब देखिए हम इधर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इधर देखिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं लिख लिया हूँ, और यहाँ पर देखिए आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रही हैं इसको आर्गन के थ्रू, ठीक ना, यानी कि आर्गन जो अक्रिय गैस है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए। अब देखिए इसका 4s1 और 3d5 आया, तो 4s1 में 1 इलेक्ट्रॉन और d5 में कितने इलेक्ट्रॉन, d5 में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये पूरे 24, यानी कि क्रोमियम का 24 जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया, तो इतना आया, ठीक ना। अब हम देखिए Cr2+ का कर रहे हैं, यहाँ से हम इसको काट भी सकते हैं, इसको काट दीजिए,
ठीक। अब देखिए Cr2+ का करेंगे, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जब त्याग दिया है तो इसका कितना बचा, 24 में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका बचेगा 22, कितना बचेगा 22, ठीक ना। तो 22 का करेंगे तो ये 8 4s में का जाएगा और 8 3d में का जाएगा, ठीक ना, 3d में का। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें का, एक इलेक्ट्रॉन इसमें का, बचा कितना, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो चारों के इलेक्ट्रॉन को भर दिया है। इसमें क्या होता है कि स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग का मतलब समझते हैं, स्प्लिटिंग मतलब होता है बंटवारा। स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है, बंटवारा। तो इसमें बंटवारा होता है, जैसे 2Tg होता है, Eg होता है, आप लोग पढ़े होंगे 2Tg, ठीक ना, 2Tg और Eg। तो इसमें से क्या होता है कि इसमें ये अपना कुल ये इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देता है, मतलब लेस स्टेबल हो जाता है। ये क्या होता है, ये लेस स्टेबल होने के कारण यहाँ पर देखिए लेस स्टेबल में आ गया, यानी कि 2Tg में आ गया, नीचे आ गया, निचले स्तर में। अब ये निचले स्तर से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना फेंकेगा ऊपरी स्तर में, ठीक ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपरी स्तर में फेंकेगा, बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचे। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। जब डी कक्षक आधा भरा होता है तो देखिए पूरा वो स्टेबल होता है, तो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। अब ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। तो मोर स्टेबल यानी कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 3 इलेक्ट्रॉन बचा, और ये हो गया मोर स्टेबल। मोर स्टेबल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं Cr2+ एक अपचायक की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसके जब यह प्लस आयन के, मतलब 2+ आयन के रूप में होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार स्प्लिटिंग होती है, बंटवारा। स्प्लिटिंग क्या कहते हैं, बंटवारा कहते हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल होना चाहता है, ठीक ना। इससे यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपचायक की तरह कार्य करता है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से देने की कोशिश कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या हो गया, अपचायक की तरह कार्य करेगा। उसी प्रकार से मैग्नीज में देखिए, मैग्नीज है। तो मैग्नीज में जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो मैग्नीज का देखिए 25 होता है, 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 4s2 और 3d5 भरेगा, ठीक ना। लेकिन जब हम +3 करके करेंगे तो इसमें 4s 0 हो जाएगा और 3d4 हो जाएगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 25 में से तो 22 बचेगा ना। तो 22 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 4s 0 होगा और 3d4 होगा। इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन भर गया। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन भर गया, लेकिन इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग नहीं होती। जो मैग्नीज में +3 वाला है इसमें स्प्लिटिंग नहीं होती, बंटवारा नहीं होता है। यह एक इलेक्ट्रॉन ले करके क्या करता है, अपने को स्टेपल यानी कि पूर्ण, मतलब इसको आधा भरने की कोशिश करता है, ठीक ना। तो इसको क्या करता है, आधा भर लेता है। यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन लिया और देखिए ये वाला, ये देखिए आधा भर गया। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब ये आधा फील्ड हो गया, ठीक ना, आधा भर गया। तो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। यानी कि ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जाने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, यानी कि गेन करता है, ठीक ना। और वो क्या कर रहा था, दे रहा था, यानी कि दान कर रहा था, और ये ले रहा है, ठीक ना। तो इसमें अब यह आक्सीकारक का गुण रखता है और वो अपचायक का गुण रखता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर पढ़ दे रहे हैं, Mn+3 एक आक्सीकारक की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समय स्प्लिटिंग नहीं होती है, और यह एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 3d4 यानी कि 3d4 से 3d5 यानी कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल होना चाहता है, ठीक ना। अर्थात यह एक आक्सीकारक का काम करेगा, ठीक। अब ये आपका क्या हुआ, ये क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 4 का घ वाला। प्रश्न नंबर 5वां का घ वाला है। प्रश्न नंबर 5वां का घ वाला कह रहा है कि निम्नलिखित उप संयोजन यौगिकों के सूत्र लिखिए। जैसे यहाँ पर दिया पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट सेकेंड, ठीक ना, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम दिया, पहले पोटेशियम दिया तो पोटेशियम या सोडियम रहेगा, तो पहले यहाँ पर लिख देंगे पोटेशियम। पहले पोटेशियम लिख लिए, यहाँ पर 4 नहीं मान लीजिए, पोटेशियम लिखिए, ठीक ना। फिर करा ट्राई ऑक्सलेटो, यहाँ पर देखिए ऑक्सलेट का सूत्र लिखिए और 3 लिख दिए, ट्राई ऑक्सलेटो हो गया। फिर क्रोमेट का है तो क्रोमियम लिख दीजिए। सेकेंड आयन का है ना, तो सेकेंड आयन ऐसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3 है, 3 दूना के होता है 6, तो इसका होता है -2, इसका कितना होता है -2 होता है। तो 3 दूना के -2 यानी कि -2 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 -6 होगा, -6 ये होगा। और ये इसमें सेकेंड आना चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आनी चाहिए, सेकेंड। तो इसमें से 4 घटाएंगे तब बन 2 बचेगा, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी 2, कितना आएगी 2 आएगी, तब बन यहाँ सेकेंड लिखा है। तो ये पोटेशियम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और ये 3 होना चाहिए थर्ड। तो इसमें कहा ये ट्राई कहा है तो ट्राई लगा दिए, ठीक ना। अब देखिए अगला है इसमें डाईक्लोरो 20, ये डाईक्लोरो है, फिर 20 है, फिर एथेन 1 2 डाई एमीन, ये
1,2 डाई एमीन जो एथेन वाला है ये ईएन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ईएन को। ये कितने बार इसके आगे लिखा है? देखिए 20 है, ठीक ना। 20 यानी कि 2, ट्रिस यानी कि 3, अगर टेट्रा कह दे तो 4, अगर किस कह दे तो 5, ठीक ना। 20 ट्रिस टेट्रा किस 4, मतलब 2 3 4 5, ठीक। 20 ट्रिस टेट्रा किस होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए प्लेटिनम है, 4th है, नाइट्रेट है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सब लिखे हैं। डाई क्लोरो का है तो Cl2 लिखे, डाई क्लोरो En2 यानी कि 20 है तो 20 ईएन, ये पूरा ईएन होता है, ये एथेन 1,2 डाई एमीन ईएन होता है, ठीक ना। तो 20 का है तो 2 बार। फिर का है नाइट्रेट लिख लिए, नाइट्रेट। और प्लेटिनम 3rd, प्लेटिनम, यहाँ पर देखिए प्लेटिनम तो प्लेटिनम Pt लिख लिए। और 4th है तो यहाँ पर आप ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालेंगे तो कितनी आएगी? 4th आएगी, ठीक ना। तो ये आपका आ गया, ये इतना हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 वाला है। प्रश्न नंबर 6 का जो है क्वेश्चन ये 5 अंकों के लिए होता है। कितने अंकों के लिए होता है? 5 अंकों के लिए। तो 5 अंकों के लिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 का क वाला पहला है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। हैलोजन रंगीन होते हैं। क्यों होते हैं भाई? हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं ये आपको क्या करना है? बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लिए हैं कि हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। देखिए सभी हैलोजन रंगीन होते हैं क्योंकि इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन प्रकाश अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ऊर्जा अवशोषण क्षमता आकार बढ़ने के साथ साथ, यानी कि जब वो ऊर्जा अवशोषण करेंगे और जैसे जैसे उसका आकार बढ़ेगा, बढ़ने के साथ साथ कम होती है, ठीक ना। उसकी क्षमता क्या होती है? कम होती है। इसलिए हैलोजन रंगीन होते हैं और आकार बढ़ने के साथ इनका रंग गहरा होने लगता है। यानी कि जैसे जैसे हैलोजन परिवार का जो तत्व होगा उसका आकार जैसे 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 बढ़ेगा, उसका जो क्या है, जो उसका रंग है वो गाढ़ा होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ रंग लिए हैं। यहाँ पर जो फ्लोरीन का होता है वो कैसा होता है? हल्का पीला होता है। क्लोरीन का क्या होता है? पीला हरा होता है। और देखिए ब्रोमीन जो है लाल और नारंगी होता है। और आयोडीन जो है ये क्या होता है? बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी होता है, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा वाई वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है। क्यों होती है भाई? ये भी बताना है। ये अगले अंशाल में भी आ चुका है। अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है, क्यों होता है? तो यहाँ पर देखिए अमोनिया गैस के जार में जल से भीगा लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? जो अमोनिया गैस है उसके जार में जल से भीगा लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। जबकि लाल लिटमस पत्र को नीला करने का काम कौन करता है? क्षार ही कर सकता है, न कि अम्ल। जिससे यह सिद्ध होता है कि NH3 यानी कि अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है। आप लोग जानते हैं कि जो क्षार होता है वही क्या करता है? लाल लिटमस को नीला करता है। क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला करने का काम किसका है? क्षार का होता है। तो अगर वह जार में अगर हम लाल लिटमस पत्र को जल के रूप में मतलब भेज रहे हैं, अगर वह लाल हो जा रहा है, नीला हो जा रहा है, लाल से क्या हो जा रहा है? नीला हो जा रहा है, तो अमोनिया गैस के जार में अगर नीला हो गया जो पत्र है तो उसका मतलब अमोनिया कैसी है? क्षारीय प्रकृति की है, ठीक ना। कैसी है? क्षारीय प्रकृति की है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं प्रश्न नंबर 6 का। अभी देखिए इसमें क्वेश्चन बचा है, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या होता है जब, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 का ये दूसरा क्वेश्चन है। क्या होता है जब? केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर दिया है ZN तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। क्या करता है? ZN तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करता है? क्रिया करता है। तो यहाँ पर देखिए ZN ले लिए, HNO3 ले लिए। तनु का है तो तनु यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक ना। तनु नाइट्रिक अम्ल, तो यहाँ पर ZnHNO3 तनु नाइट्रिक अम्ल हो गया। अब देखिए बनेगा का ZnNO3 का ट्वाइस, यानी कि ZN नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट बना। ये क्या बना? जिंक नाइट्रेट बना। फिर यहाँ पर H2O निकला, फिर NH4NO3 बना, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट बना। क्या बना? अमोनियम नाइट्रेट। अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर जब 4 से गुणा कर दिए, यहाँ पर 10 से गुणा कर दिए, यहाँ पर 4 से गुणा कर दिए, यहाँ पर 3 से। आप लोग मिला लीजिएगा इसको, ये सही है, ठीक ना। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। दूसरा वाला है, देखिए दूसरा वाला क्या करा है? फेरस सल्फेट करा है। फेरस सल्फेट विलयन में H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तब क्या होता है? ये आपको बताना है। फेरस सल्फेट विलयन में H2SO4 की उपस्थिति में
Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो फेरस सल्फेट या FeSO4 है प्लस H2SO4 के विलयन में क्लोरीन गैस को क्या करना है, प्रवाहित कर देना है। तो यहाँ पर देखिए फेरस सल्फेट में क्लोरीन गैस हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक ना। तो यहाँ पर बनेगा Fe2SO4 का थ्राइस, या Fe2SO4 का थ्राइस बना, यानी कि फेरिक सल्फेट बन जा रहा है। फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बन जाएगा जब H2SO4 की प्रेजेंस में Cl2 को प्रवाहित किया जाएगा FeSO4 में, ठीक ना। तो क्या बन जाएगा, Fe2SO4 का थ्राइस यानी कि फेरिक सल्फेट बन गया, और प्लस में HCl आपको निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक ना, HCl। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख वाला है, प्रश्न नंबर 6 का ख वाला देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख वाला क्या कह रहा है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण। आपको 6 का ख का अथवा करा रहे हैं, अथवा क्यों करा रहे हैं आपको मैं बता दूं। यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 6 का ख वाला है ना, प्रश्न ख वाला IPSC नाम आप लोग नहीं लिख लेंगे इसका, IPSC नाम। ये देखिए ये CH3 है, ये CH3 है, यानी कि इस पर 3 ठे कार्बन जुड़ा है। CH3 कितना जुड़ा है, इस पर 3 ठे, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है और एक इधर जुड़ा है। इसका नाम लेते हैं एक दो ठे, यानी कि C, और ये 2 ठे जो रहेगा इस पर, ये क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा, ठीक ना। तो 1,1 डाई मेथिल हो जाएगा, 1,1 डाई मेथिल, और 2 ठे कार्बन, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, OL लगा देंगे, एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, सेकेंड डिग्री। अब देखिए इसमें दूसरा वाला है रायमंड टीमन अभिक्रिया, ये सब आप लोग करें। रायमंड टीमन अभिक्रिया तो मैं इसमें कराया हूँ, अभी बहुत बार आया, ठीक ना। असममित ईथर फिर विलियमसन संश्लेषण ये भी आ चुका है, ये भी हम लोग करा चुके हैं, इसलिए हम इसको चुने, इसको करा रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण एथिल एल्कोहल की एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH के साथ अभिक्रिया होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं, बहुत अच्छे से लिखे हैं। देखिए C2H5OH और CH3COOH, हमको पता है कि एसिड H प्लस देता है, तो H निकलेगा, एसिड से क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा, और एथेनॉल से OH, तो ये क्या बन जाएगा, H2O। तो यहाँ पर देखिए -H2 यानी कि H2O निकल गया, और यहाँ पर देखिए जब H2O निकल गया तो ये CH3CH और 2 ठे O बचा, तो O से ये क्या C2H5 जुड़ जाएगा, तो O से C2H5 जुड़ गया। इसका नाम होगा एथिल एथेनोएट, ठीक ना, एथिल एथेनोएट हो जाएगा इसका नाम, और एस्टर में आता है, ये क्या हो जाएगा, एस्टर एक बन जाएगा, ठीक ना। दूसरा वाला है एनिसॉल। एनिसॉल का नाइट्रेशन होता है, एनिसॉल का क्या कराना है, नाइट्रेशन कराना है। तो देखिए एनिसॉल का नाइट्रेशन, एनिसॉल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, बेंजीन पर OCH3 होता है, बेंजीन पर OCH3 एनिसॉल कहलाता है। नाइट्रेशन का मतलब होता है HNO3 से क्रिया, इसमें प्रेजेंसिंग कर दिया है, CH3COOH की प्रेजेंसिंग में कर रहे हैं, ठीक ना। CH3COOH की प्रेजेंस में हो रहा है, HNO3 से क्रिया हो रही है। अब देखिए HNO3 कैसे टूट जाता है, ये OH में टूट जाता है, ऐसे टूटता है, देखिए HONO2 ऐसे टूटता है, और इसका OH और जो यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन तो रहता ही है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH मिल जाता है, H2O बन जाता है, और NO2 जो बचा यहाँ पर जुड़ जाएगा आर्थो पोजीशन पर, या तो ये आर्थो पर जुड़ जाए, या तो ये पैरा पर जुड़ जाए, ठीक ना, या तो इस आर्थो पर जुड़ जाए। अगर 3 ठे लेते तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी जोड़ देते, ठीक। अब देखिए हो जाएगा ये आर्थो नाइट्रो एनिसॉल, इसका नाम क्या था, एनिसॉल था, अब हो गया ये जुड़ने के बाद आर्थो पर जुड़ा है तो आर्थो नाइट्रो एनिसॉल हो जाएगा। अब देखिए आते इसके आगे, ठीक ना, इसके आगे इसका क्या कह रहा है, तीसरा वाला है। देखिए तीसरा वाला रिएक्शन है, कह रहा है फिनाल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। जो फिनाल है सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, ये बार बार आप लोग क्रिया कराए होंगे, जो फिनाल है सांद्र HNO3 से क्रिया कराएंगे तो NO2 तीनों पोजीशन पर आर्थो पैरा आर्थो, ठीक ना, आर्थो पैरा आर्थो पर क्या हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप। इसका नाम क्या होगा, पिक्रिक अम्ल, इसका नाम क्या होगा, पिक्रिक अम्ल। अगर आपको फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाना है, कैसे बनाएंगे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से बनाएंगे, ठीक ना। कितने बार, 3 बार लेंगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तब आपका बनेगा। और यहाँ पर देखिए प्लस में 3 बार H2O भी निकलेगा, कितने बार, 3 बार H2O भी निकलेगा, ठीक ना। और इसका नाम क्या होगा, अगर IPSC नाम पूछा जाए तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो अब देखिए चौथा वाला है,
कह रहा है कि एथेनॉल का निर्जलीकरण किया जाता है, तो अब क्या होता है, एथेनॉल का निर्जलीकरण करेंगे तो निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है कि जल को निकालना, निर्जल कर देना, उसको इसको क्या कर देना, निर्जल करना, यानी कि इसमें से H2O निकालना है। तो इसमें से जब H2O निकालेंगे तो आपको आपके पास बचेगा क्या, यहाँ से देखिए OH निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचेगा और इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। और हम यहाँ पर देखिए H2O निकाल दिए, प्रेजेंसिंग किसकी है, सांद्र H2SO4 की है और देखिए 433 केल्विन या फिर 443 केल्विन पर कर सकते हैं, ये नहीं रहेगा तब भी चल जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ये क्या बना, एथिलीन बना, क्या बना, एथिलीन बना और निकल गया H2O, ठीक ना। अब देखिए आ गया आपका तीसरा और पांचवा और अंतिम वाला, इसका अंतिम है प्रश्न नंबर 6 का ख का अंतिम। कह रहा है फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से होती है ना, ब्रोमीन जल से होती है। फिनाल की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, ब्रोमीन जल से कराई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए फिनाल बना लिए, ब्रोमीन जल ये एक्वस है तो यानी कि जली विलियन, ठीक ना। AQ लिखा है तो इसका मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जली विलियन। तो यहाँ पर देखिए Br2 है, कितने बार लिए, 3 बार लिए हैं, तो 3 बार का मतलब ये 6 ब्रोमीन हो गया। देखिए 2 थे, 3 दूना के 6 ब्रोमीन है तो 3 जगह जुड़ेगा, आर्थो पैरा आर्थो, आर्थो पैरा आर्थो 3 जगह जुड़ गया, बचा 3 थे ब्रोमीन। 3 ब्रोमीन कहा जाएगा कि इसमें जब यहाँ पर जोड़ेंगे ब्रोमीन को तो यहाँ से हाइड्रोजन भी तो निकलेगा, तो हाइड्रोजन और 8 ब्रोमीन जो बचा रहेगा 3 बार HBr बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 टाइम, यानी कि 3 टाइम HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन के निकल जाएगा, ठीक ना। और ब्रोमीन देखिए आर्थो पर, पैरा पर और आर्थो पर जुड़ गया है। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल इसका नाम हो जाएगा। इसको बोलते हैं सफ़ेद अवक्षेप, क्या बोलते हैं इसको, सफ़ेद अवक्षेप भी बोला जाता है इसको, सफ़ेद अवक्षेप। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 आ गया, आपका अंतिम क्वेश्चन आ गया, प्रश्न नंबर 7 का क वाला और ख वाला बच्चा है, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 7 का क्या कह रहा है, ये भी 5 नंबर का होता है, अथवा वाला लिए हैं। अब देखिए अथवा वाला क्यों नहीं आपको, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर जो आपका 7 का क, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ग्रिनार्ड अभिकर्मक फिटिंग अभिक्रिया, क्या मैं ये नहीं कराया हूँ, बहुत बार कराया यार। फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ये सब बार बार आ रही है, ठीक ना। तो इसको हम छोड़ दिए और इसको ले लिए। क्या होता है जब, क्या होता है जबकि क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ये भी क्वेश्चन आपको मतलब फर्स्ट वाले अंशाल में मिल जाएगा अंतिम में, ठीक ना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन की नाइट्रीकरण कराना है, हेलोजनीकरण और सल्फोनीकरण कराना है, ठीक ना। तो यहाँ पर नाइट्रीकरण में HNO3 से नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, वो भी H2SO4 की प्रेजेंस में। ये क्या बनता है, NO2 ग्रुप आर्थो पर जाकर जुड़ जाता है या फिर पैरा पर जुड़ जाता है, ठीक ना। या तो आर्थो पर जुड़ेगा या तो पैरा पर जुड़ेगा और निकले क्या, H2O। वो प्रोसेस आप लोग देख लिए। और क्लोरो तो रहेगा ही, क्लोरो यहाँ पर देखिए जैसे फिनाल में होता था वैसे यहाँ पर हुआ है, सिंपल सा एकदम नाइट्रीकरण करा दिए। दूसरा है हैलोजनीकरण, दूसरा हैलोजनीकरण है। तो हैलोजनीकरण में क्या है कि हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे और हैलोजन क्या होता है, X बराबर होता है या तो Cl ले लीजिए, F ले लीजिए, I ले लीजिए या फिर Br ले लीजिए, ठीक ना। यही होता है ना हैलोजन। तो इसमें से देखिए हम Cl ले लिए और Cl कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पैरा या फिर आर्थो किसी पर भी जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 8Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो HCl निकाल देगा, ठीक ना। हाइड्रोजन और एगो Cl बचेगा तो HCl बन जाएगा और एगो Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो 2 Cl है तो एगो Cl जुड़ गया, यहाँ पर एक यहाँ पर आर्थो पर जुड़ गया, ठीक ना। और इसमें देखिए पैरा पर जुड़ गया, या तो आर्थो पर जोड़ दीजिए या तो पैरा पर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला है, अरे तीसरा वाला क्या कर रहा है, सल्फोनीकरण। तीसरा वाला है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, ठीक ना, नाम से आप जान लीजिएगा। सल्फोनीकरण कहेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, हाइलोजनीकरण कहेगा तो हाइलोजन से रिएक्शन, नाइट्रीकरण कहेगा तो नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन, ठीक ना। इस प्रकार से आप लोग रिएक्शन करा लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सल्फोनीकरण में क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या बनता है, SO3H, यानी कि यहाँ पर एक OH यहाँ से निकल रहा है, एगो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन निकल रहा है, तो बच क्या रहा है, SO3H बच रहा है, एगो हाइड्रोजन बच रहा है, H बच रहा है और 3 गो OH बच रहा है, ठीक ना। तो OH और एगो OH मिलकर क्या बन जा रहा है, H2O बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, H2O निकल जा रहा है। और इसमें SO3H जो बच रहा है ये आर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर जुड़ जा रहे हैं, हरदम आर्थो पैरा पर ही जुड़ेंगे, ठीक ना, ये याद रखिएगा, आर्थो पैरा पर जुड़ेंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब अगला क्वेश्चन यानी कि अंतिम क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन मतलब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन।
प्रश्न नंबर 7 का ख वाला, ये भी निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक ना। और देखिए इसमें टालेन अभिकर्मक पूछा है, फेलिंग बिलियन है, ठीक ना, ये सब पूछा है। तो इसमें हम लोग प्रश्न नंबर 7 का ख वाला कराए हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कैनिजारो अभिक्रिया है, एल्डोल संघनन है, फिर उसके बाद और है क्रॉस एल्डोल संघनन। तीन अभिक्रिया इसमें पूछा है प्रश्न नंबर 7 के ख में। कह रहा है कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, ठीक ना, जिसमें क्या हो एल्डिहाइड ग्रुप हो और उसमें क्या हो अल्फा हाइड्रोजन न हो, ठीक ना, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो। अल्फा हाइड्रोजन अभी हम समझा देंगे क्या होता है। क्षार से क्रिया करके ऑक्सीकृत और अपचयित होता है, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है तथा दूसरा अपचयित होकर के एल्कोहल बनाता है। दूसरा क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एक वो अपचयित हो रहा है तो क्या बना रहा है, एल्कोहल बना रहा है। दूसरा क्या बना रहा है, एक ठेआउर है, यानी कि एक बना रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरा एल्कोहल बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं समझा दूं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन जैसे यहाँ पर एक कार्बन है, इसमें कोई एक कार्बन जुड़ा है, उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। उस कार्बन क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे, ठीक ना। जैसे मैं यहाँ पर एक पेज ले रहा हूँ, पेज पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक। तो जैसे यहाँ पर देखिए CHO ग्रुप है, इसमें जुड़ा है CH3 CH2, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH3 जुड़ा है, ठीक, इस प्रकार से जुड़ा है। और इसमें जो आपका अल्फा होता है, देखिए इस जो मेन ग्रुप से अगर कोई कार्बन जुड़ा है तो उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। फिर इस कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा है तो इसको बोलेंगे बीटा कार्बन। अब इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है उसको बोलेंगे गामा कार्बन, और इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा रहेगा उसको हम बोलेंगे डेल्टा कार्बन, ठीक है। कौन सा कार्बन, डेल्टा कार्बन। तो जिस पर जो अल्फा कार्बन है उस पर जितने हाइड्रोजन रहेंगे उनको बोला जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए मेन ग्रुप में कोई कार्बन नहीं जुड़ा है, यानी कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो इसमें देखिए दिया गया है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ये फार्मेल्डिहाइड है। यानी कि फार्मेल्डिहाइड का रिएक्शन कराएं NaOH किसी क्षार के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो बने क्या, HCOONA बनेगा, ठीक ना, HCOONA बनेगा, प्लस में CH3OH बनेगा, यानी कि मेथिनॉल का तो मेथिनॉल, यानी कि एक एल्कोहल बनेगा, एक सोडियम फार्मेट बनेगा, ये फार्मेल्डिहाइड है, ठीक ना। अब देखिए आगे आपका ये एल्डोल संघनन में क्या होता है, ये देखिए एल्डोल संघनन में क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक ना, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो के दो समान अणु 10% NaOH की उपस्थिति में क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं, एल्डोल संघनन कहलाते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर लिए हैं दो समान अणु का, इसमें कहा है दो समान, यानी कि या तो एल्डिहाइड हो तो एल्डिहाइड ही दोनों हो, या तो कीटोन हो तो दोनों कीटोन हो। तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड लिए हैं, ये 10% NaOH की उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं, बनेगा देखिए 1 2 3 4, यानी कि ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया आपका गामा कार्बन। कौन सा कार्बन, गामा कार्बन, ठीक ना। तो इसमें कहा गया है कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये देखिए अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक ना। यानी कि बीटा पर कौन सा ग्रुप आकर जुड़ा है, एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, तो एल्कोहल क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी कहते हैं, तो ये हाइड्रोक्सी हो गया, यानी कि ये हो गया अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पूरे को एल्डिहाइड, ठीक ना। अब देखिए दूसरा वाला है क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होता है, देखिए कुछ नहीं होता है सिवाय इसके। देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन किसे कहते हैं, जब दो भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। जब दो भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल। यानी कि एक एल्डिहाइड हो तो दूसरा क्या हो, कीटोन हो। जैसे यहाँ पर एक एल्डिहाइड ले लिए हैं CH3CHO और CH3COCH3, ठीक ना, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से O निकल रहा है, यहाँ से इसका O निकल रहा है और यहाँ से इसका H2 निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या बन गया, H2O निकल गया, बचा ये डबल बॉन्ड और यहाँ से एक बॉन्ड,
तो ये दोनों क्या करेंगे, बांड बना लेंगे, ठीक ना। ये दोनों क्या करेंगे, डबल बांड बनाएंगे। ये कि CH3 CH, ये CH3 CH, फिर ये वाला बांड बनाया तो ये डबल बांड बनाया, CH3 CH हो गया, और ये COCH3 ये आपका बन गया डबल बांड, बीच में डबल बांड, ठीक ना। तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन। क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल संघनन। आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, ठीक ना। आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग खरीद सकते हैं, ऊपर नंबर दिया हुआ था पहले ही, वहाँ से आप लोग खरीद सकते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, और पूरा वीडियो आप लोग देखा करिए, ठीक ना। पूरा वीडियो देख कर ही जाइए, और पूरा वीडियो देखने के बाद मतलब थैंक यू, बाय बाय, बस इतना ही, और क्या।